यस क्लास 12th। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक, तो हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। देखो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, जनरल डायग्राम देखो। ये हो गया था हमारा बोमेन कैप्सूल, ये थोड़ा सा नेक वाला पार्ट, बोमेन कैप्सूल के बाद नेक वाला पार्ट, फिर प्रोक्सिमल कोविलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कोविलेटेड ट्यूब्यूल्स, अच्छा ये प्रोक्सिमल, फिर ये हेनले लूप। क्या है बेटा? हेनले का लूप। उसके बाद पार्ट आएगा हमारा डिस्टल कोविलेटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कोविलेटेड ट्यूब्यूल। फिर आ जाएगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट। क्या आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा आएगा ग्लोमेरुलस। क्या होगा बेटा? ग्लोमेरुलस। ठीक, तो ये हमने देख लिया था, इसको हमने बोला था बोमेन कैप्सूल। ये हमारा पार्ट था ग्लोमेरुलस। ठीक है, और बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा? मेलपिगियन बॉडी। क्या बोलते हैं? मेलपिगियन बॉडी। ठीक है, बाकी वाला जो कहलाएगा हमारे पास कहलाएगा रेनल ट्यूब्यूल। क्या कहलाएगा बेटा? रेनल ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर हो गया थोड़ा सा ये नेक पार्ट। ठीक है, फिर प्रोक्सिमल कोविलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, ठीक, डिस्टल कोविलेटेड ट्यूब्यूल, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। क्या आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये इतना इसकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सारे स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी, इसका डायग्राम नेफ्रॉन का। और आपको पता है कि किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है बेटा वो नेफ्रॉन ही होती है, और यहीं पर है ना ब्लड में से यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा। ठीक, तो वो फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रिएशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रिएशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रिएशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द लीवर एंड इट इज कैरिड आउट थ्रू द ब्लड इनटू द किडनी। देखो यूरिया का जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर तो क्या हो रहा है, किडनी में क्या हो रहा है, किडनी की नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, यूरिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ फिल्ट्रेशन हो रहा है। जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में जो यूरिया प्रेजेंट है हम बात करेंगे वेस्ट एक तरीका से। तो ये यूरिया केवल किडनी की नेफ्रॉन में तो फिल्टर होने का काम कर रहा है। तो ये यूरिया बना कहाँ पर? ये यूरिया बनता है बेटा लीवर में। कहाँ पर बनता है? लीवर में। तो यूरिया फॉर्मेशन जो होता है, ठीक, यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर। लीवर, ठीक, वहां से लीवर में बनेगा और लीवर से फिर कहाँ आ जाएगा बेटा? ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्लड के थ्रू आ जाएगा हमारे किडनी में। कहाँ जाएगा? किडनी में। और वहां पर ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो यूरिया फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस नेमली ग्लोमेरुलस। देखो अब यूरिया का जो फिल्ट्रेशन है हम कह सकते हैं, ठीक, ब्लड में से यूरिया फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो 3 तरीके से पूरा यूरिया फॉर्मेशन की स्टेप आ जाएगी। कि 3 स्टेप कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो यूरिया का फॉर्मेशन होगा कहाँ रहा है? लीवर में। अब इसका फिल्ट्रेशन कराना तो 3 मेन प्रोसेस है। क्या है बेटा? 3 मेन प्रोसेस। कौन कौन सी है? देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सीक्रेशन। देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, ये 3 इसके
पॉइंट से। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। रीअब्जॉर्प्शन में क्या प्रोसेस आएगा, सिक्रेशन में क्या आएगा। देख लो कि यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है लीवर में, फिर ब्लड के थ्रू कहाँ गया, किडनी में। अब किडनी में 3 स्टेप हो जाएंगे, क्या होंगे बेटा, पहले तो जो स्टेप होगा किडनी में ब्लड में से यूरिया को अलग कर देना, ठीक है, तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले क्या हो जाएगा बेटा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस में आया वहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, फिर वापस जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनका वापस रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, जो कंसंट्रेट यूरिया बचा है उसका बॉडी से सिक्रीशन हो जाएगा। तो 3 स्टेप में हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला हम देख लेते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। देखो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो यूरिन फॉर्मेशन की हम बात करें या यूरिन फिल्ट्रेशन की हम बात करें, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। क्या होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यूरिन को अलग कर देना मतलब पूरा कंसंट्रेट यूरिन को अलग कर देना, कि ये फर्स्ट स्टेप है कौन सा बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब होगा कहाँ पर ये, तो जो बोमेन कैप्सूल होते हैं, हमने अभी डायग्राम बनाया था ये, ठीक, देखो नेफ्रॉन का हमने डायग्राम बनाया था, तो ये बनाया था, ठीक, इस तरीके से। तो ये बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, मतलब ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक। तो ये बोमेन कैप्सूल्स होता है, ये सीवीज की तरह काम करता है, छलनी की तरह काम करता है। इसमें माइन्यूट पोर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड कंटेनिंग यूरिया कम थ्रू द इफरेंट आर्टियोल एंड बोमेन कैप्सूल एंड फिल्ट्रेट ब्लड कैरिड आउट बाय द इफरेंट आर्टियोल। देखो सीधी सी बात है, जो ब्लड है, यूरिया वाला ब्लड है, वो इसके साथ आएगा, एफरेंट के साथ आएगा, ठीक है, और इफरेंट के थ्रू वापस बाहर निकल जाएगा। तो देखो ब्लड विथ यूरिया किसके साथ आया है, अफरेंट आर्टियोल के साथ आया है, ठीक है। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था ये अफरेंट आर्टियोल, तो अफरेंट आर्टियोल के साथ ब्लड आएगा और यहाँ पर ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर होकर, ठीक है, वापस इफरेंट आर्टियोल में चला जाएगा, ठीक है। ये आ गया समझ में बेटा। तो इसमें देखो, इसमें क्या करता है बेटा, बोमेन जो कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल था, तो ये बोमेन कैप्सूल किसकी तरह कार्य कर रहा है, बोमेन्स कैप्सूल किसकी तरह कार्य कर रहा है, सीवीज की तरह। किसके कार्य करता है, एक्ट लाइक सीवीज। किसकी तरह कार्य कर रहा है बेटा, एक्ट लाइक सीवी, ठीक है, विथ माइन्यूट पोर। इसके साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर बेटा छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होंगे, समझ में आ गई। तो ये देखो बोमेन कैप्सूल है, ये सीवीज की तरह कार्य करता है, इसमें माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड कंटेनिंग यूरिया क्या आता है बेटा, ब्लड कंटेनिंग यूरिया, ब्लड कंटेनिंग यूरिया, ये किसके थ्रू आएगा, ब्लड कंटेनिंग यूरिया एफरेंट आर्टियोल के थ्रू। किसके थ्रू आएगा, अफरेंट के थ्रू, अफरेंट आर्टियोल के थ्रू आएगा। जाएगा किसमें, फिर बोमेन कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल में आ गया बेटा। बोमेन कैप्सूल में फिल्टर क्या, बोमेन कैप्सूल में आ जाएगा और फिल्टर हो जाएगा। बोमेन कैप्सूल में आके यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, फिल्टर। फिल्टर आके वापस किस में चल जाएगा, इफरेंट आर्टियोल में। क्या चला जाएगा, इफरेंट आर्टियोल में ब्लड, वापस ब्लड किस में चला गया। देखो सिंपल सा है इसमें, यह समझना, ब्लड आया कंटेनिंग यूरिया, ब्लड कंटेनिंग यूरिया मतलब ऐसा ब्लड जो यूरिया लेके आ रहा है वो एफरेंट आर्टियोल लेके आ रहा है, आ गया सब, आएगा कहाँ, बोमेन कैप्सूल में।
यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा, जो वेस्ट होगा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर होगा, वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा और ब्लड वापस कहाँ चला जाएगा, इफरेंट आर्टियोल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक प्रेशर दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, हेल्दी मैन का कितना, देखो यहाँ पर जो ब्लड आएगा ये प्रेशर के साथ आएगा, कि क्या आएगा बेटा, प्रेशर के साथ। तो जो यहाँ पर ये जो प्रेशर आता है इसको बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये प्रेशर होता कितना है, इसकी ये वैल्यू याद रखना है 70 mmHg। कितना होता है बेटा, 70 mmHg। देखिए यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्टर में, तो ये एक प्रेशर के साथ आता है, ठीक है, और ये प्रेशर होता है, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 70 mmHg इसकी वैल्यू होती है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। देखिए इसके अलावा ये तो हो गया कि ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक। अब देखो कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं ब्लड में, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ब्लड में कुछ कोलाइडल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, 30 mmHg, ठीक है। अब ये हो गया। और ऑस्मोटिक एंड फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द बोमेन कैप्सूल इज प्रोड्यूस 20 mm। और देखिए एक तो ब्लड में कौन कर रहा है, ब्लड में प्रेजेंट कोलाइडल सब्सटेंस, कौन से बेटा, कोलाइडल सब्सटेंस, ये अपोजिट कितना कर रहे हैं क्रिएट, एक तो ये हो गया। एक और देखो, जो फिल्ट्रेट है, क्या है, फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बोमेन कैप्सूल, तो वो भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं बेटा, 20 mmHg। ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर है, अपोजिट प्रेशर। अब देखो यहां पर कंसेप्ट समझना कि जैसे ये है हमारे बोमेन कैप्सूल, क्या है, बोमेन कैप्सूल, यहां पर है हमारा ये एफरेंट आर्टियोल ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई कि जो ब्लड आ रहा है यहां पर यूरिया वाला ब्लड, उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 70 mmHg प्रेशर होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई सर कि जो ब्लड है यूरिया लेकर आ रही है उसका प्रेशर है 70 mmHg। अब ये प्रेशर है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ब्लड जा रहा है तो यहाँ से भी वापस प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर जो पहले से फिल्ट्रेट है वो भी प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके दो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। एक तो ब्लड में जो कोलाइडल सब्सटेंस है उनकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और एक जो ये कैविटी में जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर हो गया है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में वापस प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक। तो टोटल अपोजिट प्रेशर कितना हो गया बेटा, 30 + 20 कितना हो गया, 30 + 20 तो कितना हो गया 50 mmHg। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लग गया, और प्रेशर कितना लग रहा है टोटल 70, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना लिख रहा है 50। तो नेट प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर मैं नेट प्रेशर की बात करूं यहाँ, नेट प्रेशर तो कितना हो जाएगा बेटा, 70 - 50 बराबर 20 mmHg। जो नेट प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है बेटा, 20 mmHg प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये इतना ध्यान रखना कि नेट प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है, 20 mmHg। जो ब्लड लेके आ रहा है यूरिया वो तो 70 mmHg की प्रेशर के साथ आता है, लेकिन दो अपोजिट प्रेशर वापस क्रिएट हो जाते हैं। एक तो ब्लड किसकी वजह से होते हैं, एक तो ब्लड कोलाइडल सब्सटेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक जो बोमेन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, जो फिल्टर हो गया वो भी वापस प्रेशर क्रिएट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो टोटल ये तो ब्लड कोलाइडल की वजह से 30,
और ये कैविटी की वजह से 20, तो टोटल कितना अपोजिट प्रेशर हो गया 50 mmHg। अब अगर हम नेट प्रेशर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 70 - 50 बराबर 20 mmHg नेट प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं आगे। देखो अब यहाँ पर जो ये फिल्टर होके आ गया है, ये बोमेन कैप्सूल में है, ठीक, ये ग्लोमेरुलस है। यहाँ से जो अब फिल्टर होके आ गया है यहाँ पर इस कैविटी के अंदर, इस फिल्टर को क्या बोलते हैं? अब जो फिल्टर होके आ गया उसको बोलते हैं बेटा ग्लोमेरु फिल्ट्रेट। उसको क्या बोला जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक। तो जो फिल्टर हो गया है ब्लड में से वो क्या कहलाता है बेटा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। और इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या होंगे? देखो साल्ट प्रेजेंट होगा, शुगर प्रेजेंट होगा फिल्ट्रेट में से, यूरिया प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। तो ये हो गए था हमारे फिल्ट्रेशन की बात हो गई थी। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर ली है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट हो गया है, जो ब्लड में से फिल्टर होके बाहर आ गया है यहाँ पर वुमेन कैप्सूल में, वो मटेरियल क्या कहलाता है बेटा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहलाता है। और उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट क्या क्या है? साल्ट भी है, शुगर भी है, यूरिया भी है, अमाइनो एसिड भी है, वाटर भी है। तो इसमें हमें जो हमारी यूजफुल चीज़ें भी है, जैसे वाटर है, ठीक है, शुगर है, अमाइनो एसिड है, साल्ट है, इनका वापस रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब रीअब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्प्शन। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं अब हम, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट क्या जाएगा बेटा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखो हमने कहा कि अभी जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में उसमें हमारे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स है, वाटर है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, वो सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो इनका अब हमें वापस रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इससे तो हमारे ब्लड में, बॉडी में इन सब की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन। 3 अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। रीअब्जॉर्प्शन देखेंगे हम प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में, रीअब्जॉर्प्शन देखेंगे अपन हेनले लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में। तीसरा हम देखेंगे हमारे डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में। किस में? आप डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में। तो 3 ही तो ट्यूब है, प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल। इन तीनों में जब ब्लड से फिल्ट्रेट बाहर होके तीनों से होके गुजरेगा तो कुछ फिल्ट्रेशन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। तो वो देख लेते हैं कि अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन कौन से पार्ट में किस किस का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो हम पहला देखते हैं इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में। पहला हम देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन बाय रीअब्जॉर्प्शन इन, देखो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल, समझ जाना आप, ठीक है। देखो इन दिस पार्ट यूजफुल सब्सटेंस आर मोस्टली रीअब्जॉर्ब। कौन कौन से पार्ट? इस पार्ट में जो यूजफुल सब्सटेंस है मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अधिकतर जो हमारा मोस्ट यूजफुल सब्सटेंस है वो मोस्टली रीअब्जॉर्ब कहाँ हो जाएगा? पीसीटी में। कहाँ हो जाएगा बेटा? रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, अगर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज आया है, विटामिन्स आए हैं, अमाइनो एसिड है, साल्ट है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम, फॉस्फेट, इन सब का क्या हो जाएगा बेटा? रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
और किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा। देखो ब्लड में से जो फिल्टर हो क्या है, उसमें मैंने कहा था कि बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंस भी प्रेजेंट है। उन यूजफुल सब्सटेंस का मोस्टली जो वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी प्रोक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है। ठीक है, अब होता कौन से मेथड में, कौन से मेथड से, तो याद रखना एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब हम देखते हैं दूसरा रीअब्जॉर्प्शन इन लूप ऑफ हेनले। तो दूसरा पॉइंट क्या जाएगा बेटा? रीअब्जॉर्प्शन बाय लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? देखो, द बेसिक फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। मतलब यूरिन को क्या बनाता है इसका? लूप ऑफ हेनले का मेन बेसिक क्या फंक्शन है? इसका जो बेसिक फंक्शन होगा वो क्या करेगा बेटा? यूरिन को क्या करेगा? कंसंट्रेशन। क्या करेगा? कंसंट्रेट कर देगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। मतलब लो मोस्ट ऑफ वाटर, अगर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है उस यूरिन के अंदर तो उस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? वाटर का। तो वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूरिन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट हो जाएगा। तो मेनली इसका क्या काम है बेटा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है? कल ये बताया था मैंने, डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा। किसके द्वारा? डिसेंडिंग लिम्स। अब तो फिर डिसेंडिंग लिप हो गया, तो असेंडिंग लिप किसका रीअब्जॉर्प्शन करता है? ये भी देख लेते हैं। असेंडिंग लिम्स किसका रीअब्जॉर्प्शन करेगा? तो वो करेगा बेटा सोडियम क्लोराइड आयंस, पोटेशियम क्लोराइड आयन। सोडियम क्लोराइड आयंस, हम बात करेंगे पोटेशियम क्लोराइड आयंस। ठीक है, ये भी एक्टिवली रिमूव कर दिए जाएंगे। कैसे कर दिए जाएंगे? एक्टिवली रिमूव। तो देखो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले में ध्यान रखना है कि यूरिन को कंसंट्रेट करना है। क्या करना है? यूरिन को कंसंट्रेट। तो यूरिन का कंसंट्रेशन का मतलब क्या? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लो तो पीछे क्या बच जाएगा? यूरिन। तो वाटर का मेनली जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है बेटा? लूप ऑफ हेनले में। और वो भी कौन सी लिम्ब में होता है? डिसेंडिंग लिम्ब में, जो नीचे आ रही है। तो ऊपर जा रही है लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब, तो उसमें किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड का है, पोटेशियम आयंस का है। इनका क्या होता है? एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब हम तीसरा देखेंगे, रीअब्जॉर्प्शन बाय डीसीटी। रीअब्जॉर्प्शन बाय डीसीटी। डीसीटी कोवैल्यूटेड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखो यहाँ पर क्या होगा? जो पीछे कुछ और बच गया है, ठीक है, कुछ वाटर बच गया है अगर, ठीक है, कुछ आयंस बच गए हैं, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है अगेन। ठीक है, तो अगेन रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब्ड। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। ठीक है, देखिए कुछ अगर प्रोक्सिमल कोवैल्यूटेड में कुछ वाटर बच गया है या आयंस बच गए हैं, उनका तो कंप्लीट जो अगेन रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? डीसीटी में। और बिल्कुल यूरिन कैसा हो जाएगा बेटा? कंसंट्रेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कंसंट्रेटेड यूरिन। यूरिन कैसे हो जाएगा बेटा? बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाएगा। यह समझ में आ गया यहाँ तक बात? द रीअब्जॉर्प्शन इज रिगार्डेड बाय द, अब देखो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? एडीएच हार्मोन। याद रखना, एडीएच
हार्मोन द्वारा। और ये है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके द्वारा कंट्रोल होता है। और ये रिलीज किसके द्वारा होता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? आपको पूछ ले कि कंट्रोल कौन सा हार्मोन कर रहा है, तो याद रखना एडीएच हार्मोन कंट्रोल करता है रीअब्जॉर्प्शन को। और ये एडीएच हार्मोन किसके द्वारा रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया हमारे रीअब्जॉर्प्शन पार्ट। ठीक है, तो तीनों पार्ट हमने देख लिए। अब लास्ट में क्या हो जाएगा? जब रीअब्जॉर्प्शन हो गया है कंप्लीट, अब क्या बन गया बेटा? कंसंट्रेटेड यूरिन बन गया है। तो अब लास्ट पॉइंट हम क्या कर देंगे? रीअब्जॉर्प्शन के बाद तीसरा पॉइंट क्या जाएगा? सीक्रेशन। कौन सा जाएगा? सीक्रेशन। ठीक, तो सम हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पिगमेंट, सम मेडिसिन, यूरिक एसिड आर नॉट फिल्टर्ड एट द टाइम ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन। आर सब्सटेंस आर रिलीज बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द रेनल ट्यूबुल्स इज कॉल्ड ट्यूबुलर सीक्रेशन। ठीक है, तो अब देखो सीक्रेशन में क्या हो जाएगा? जब यूरिन सारा कंसंट्रेट हो गया है, ठीक, तो अब उसको क्या करेंगे? वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। वो कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, फिर वो यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर्स के थ्रू उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक, तो जो हार्मफुल सब्सटेंस थे, जो हमारे लिए काम के यूजफुल नहीं थे, उन सबको हमने क्या कर दिया है? फिल्टर कर दिया है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सीक्रेशन। क्या बोलते हैं? सीक्रेशन। तो सारे हार्मफुल सब्सटेंस जब यूरिन में इकट्ठा हो गए हैं, यूरिन पूरा कंसंट्रेट हो गया है, उसके बाद उसको बॉडी से बाहर निकाल देना क्या कहलाएगा? सीक्रेशन कहलाएगा। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।